हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कैपिटल स्ट्रक्चर की और उसको डिफाइन किया था कि एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें आपका जो सही प्रोपोर्शन होना चाहिए डेब्ट और इक्विटी का, जो कि अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ये कहा गया है कि इसको कितनी कितनी अप्रोच से हम निकालते हैं, यानी क्या क्या सिद्धांत हैं इसके। अगर हम बात करें इसको हम कहेंगे सिद्धांत ऑफ पूंजी संरचना के सिद्धांत। अगर हिंदी में बात कहें इसको हम पूंजी संरचना के सिद्धांत। अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका मतलब हो गया पूंजी संरचना के सिद्धांत। पहला है, इसके जो निकालने के मेथड हैं, जो अप्रोचेस हैं, वो कौन कौन से। नंबर 1 हमारा है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, इसको हम कहते हैं शुद्ध आय का सिद्धांत। शुद्ध आय का सिद्धांत, नेट इनकम अप्रोच। सेकंड है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये क्या होती है? इसका होता है शुद्ध परिचालन आय का सिद्धांत। शुद्ध परिचालन आय का सिद्धांत। ठीक। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका मतलब होता है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत। नेक्स्ट है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। ये एक स्कॉलर थे, उसी के बेस पे इनका नाम रखा गया है। इस अप्रोच का नाम रखा गया है, इसको हम यही कहेंगे मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। ये इनका नाम था। ये जो इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, यानी कि सिद्धांत। ठीक है, यानी ये सिद्धांत बताए गए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, जो कि 4 सिद्धांत हैं। ठीक है ना। पहला है नेट इनकम अप्रोच, दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच और चौथा है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या होती है? इट वॉज प्रेजेंटेड बाई ड्यूरेंट, यानी इसको जो प्रेजेंट किया वो किसने किया? ड्यूरेंट ने किया। यानी जिसको इसके जिन्होंने ये प्रेजेंट की है इनकम अप्रोच, वो है ड्यूरेंट अर्थशास्त्री। ठीक है, इट वाज प्रेजेंटेड बाय ड्यूरेंट। अच्छा, इनका क्या मानना है? इनकी थ्योरी थी, इन्होंने ये कहा था द थ्योरी सजेस्ट इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म बाय डिक्रीजिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनका कहने का मतलब था इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द फर्म की वैल्यू जब बढ़ेगी, जब क्या करेंगे? डिक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब हम टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करें, किसी भी फर्म की वैल्यू जब बढ़ेगी, अगर हम उसकी क्या करें? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो उसकी लागत है, जो कॉस्ट है, उसको अगर हम कम करें तो उसकी उस फर्म की वैल्यू बढ़ती है। विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जो कि नापी जा सकती है, जिसका हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इस मेथड से, किस मेथड से? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। दिस कैन बी डन, ये कैसे हो सकता है? बाय हैविंग ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट। अगर हम ज्यादा से ज्यादा हायर प्रोपोर्शन, ज्यादा हाई प्रोपोर्शन, ज्यादा से ज्यादा डेब्ट लें, अगर किसी फर्म में हम इक्विटी शेयर के मुकाबले ज्यादा प्रोपोर्शन मिला लें डेब्ट का, तो ये क्या माना जाएगा? विच इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपेयर टू इक्विटी फाइनेंस। यानी ये एक ऐसा सोर्स है, कौन सा? ये डेब्ट, यानी कि बोरोइंग, डेब्ट लेना फर्म के लिए एक बहुत सस्ता सोर्स है कंपेयर टू इक्विटी फाइनेंस। किसके मुकाबले? अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल लगाएं तो। इनके कहने का मतलब है जितना ज्यादा हम हाई डेब्ट लेंगे, जितना ज्यादा हम बोरोइंग करेंगे, उतना ही फर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यानी वैल्यू अगर फर्म की बढ़ानी हो तो ज्यादा से ज्यादा डेब्ट ले लो, बाकी बची तो जरूरत पड़े तो इक्विटी लगा दो। ठीक है, तो ये जो है इस नेट इनकम अप्रोच का बेसिस था, एक ओवर था। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। इसके अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो ये किस तरह से सॉल्व होगा या किस तरह क्वेश्चन बनेगा वो देखते हैं। चलिए,
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ए कंपनी हैज एक्सपेक्टेड एनुअल ऑपरेटिंग इनकम, एनुअल ऑपरेटिंग इनकम यानी कि EBIT रुपीज 2 lakhs, द फर्म हैज रुपीज 10 lakhs, 10% डिबेंचर्स, जिसमें डिबेंचर्स हैं 10 लाख के 10% के हिसाब से, द कैपिटलाइजेशन रेट इज 12.5%, कैलकुलेट वैल्यू फॉर्म अंडर NI अप्रोच। हमें कैपिटलाइजेशन रेट दे रखी है 12.5। इस कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या है, इस कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम कहते हैं KE, ठीक। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म अंडर NI अप्रोच, हमें निकालनी है इस फर्म की वैल्यू किस मेथड से, अंडर NI नेट इनकम अप्रोच के बेस पे, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, तो हम इसका स्टार्ट किस तरह से करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे EBIT से, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म किस मेथड के जरिए निकालना है, NI अप्रोच की मेथड के जरिए। सबसे पहले हम लेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितनी दे रखी है हमें, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख रुपए की, ठीक। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बच्चों हमें कितना दे रखा है, डिबेंचर दे रखे हैं 10% वाले, कितने के, 10 लाख के, तो निकाल देते हैं 10 लाख का 10%, यानी हमारा इंटरेस्ट बना 1 लाख। तो 2 लाख में से 1 लाख गया, बचा 1 लाख। ये कहलाएगी हमारी EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। जैसे हम कहेंगे ये किसके लिए अवेलेबल, ये है अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको हम एक नाम और देंगे नेट इनकम, यानी जो अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो हमारी कहलाएगी NI यानी कि नेट इनकम, ठीक है। हमने EBIT ली जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी, इंटरेस्ट माइनस किया, जब 10 लाख के डिबेंचर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, उसका 10% इंटरेस्ट बना 1 लाख रुपए, ठीक है। तो नेट इनकम हमारी आ गई 1 लाख रुपए। अब हम पहले निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। तो ये कैसे कैलकुलेट होगी, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये कैसे निकलेगी, इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम यानी कि NI अपॉन KE। कैपिटलाइजेशन रेट कितनी दे रखी है, 12.5%, ठीक। तो नेट इनकम हमारी कितनी दे रखी है, 1 लाख। KE हमारी कितनी दे रखी है, 12.5%। तो 12.5 का मतलब कितना हो गया, परसेंट है, इसका जो अपॉन 100 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या बस समझ में आई, देखिए अगर मैं इसको यहां समझा देता हूं आपको, 12.5% का मतलब अपॉन में 100 आएगा, तो ये अपॉन 100 1 लाख है, अपॉन 12.5% का मतलब ये हो गया, यानी ये 100 जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा किसके, 1 लाख के, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारी आई 8 लाख, ठीक है। ये हमारा आ गया 8 लाख। ये 8 लाख क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, ठीक है। अच्छा हमें निकालनी क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो मार्केट वैल्यू में मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू
मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट हमें कितनी दे रही है क्वेश्चन में? 10 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी देर अभी निकाली हमने? 8 लाख। तो 10 और 8 18 लाख। तो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ गई? 18 लाख। क्या ये बात समझ में आई? नेट इनकम अप्रोच के बेस पे। नेट इनकम अप्रोच बेस में होता क्या है, टैक्स नहीं लिया जाता, यानी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, इनका मानना था कि आप नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो जो इनकम आएगी वो किसके लिए होगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट। तो 18 लाख की हमारी क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म। अब अगर हम चाहें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं, इसमें कहा नहीं है लेकिन हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है ये कह दे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी? जिसे हम कहते हैं KO। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब कितनी बनना है? KO इक्वल टू हो जाएगा नेट इनकम EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू 100। ठीक है, तो EBIT हमें निकालनी क्या है? KO, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी? EBIT हमारी है 2 लाख अपॉन EBIT के बाद क्या दे रखा है इसमें? नेट अपॉन में क्या आएगा इसके? वैल्यू ऑफ द फर्म। और वैल्यू ऑफ द फर्म हमने अभी कितनी निकाली थी? 18 लाख। अभी हमने 18 लाख निकाली थी, तो 18 लाख आ जाएगा इनटू 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 18 लाख 5 5 200 डिवाइडेड 18, यानी ये होंगी हमारी 11.11%, यानी हमारी KO भी आ गई। ठीक है, हालांकि इसने क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द फर्म पूछी थी, हमने KO ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल दी। ठीक है ना। ओवरऑल में क्या होता है इसमें? अब डिबेंचर्स की यानी डेब्ट की भी वैल्यू है, और किसकी वैल्यू है? और साथ ही साथ जो है KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है। ठीक, ओवरऑल KO यानी कि अब टोटल मिला के कितनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। ठीक है ना। तो ये चीज़ थी NI अप्रोच, यानी इस तरह से NI अप्रोच आपको करना होगा। ये मेथड, ये फार्मूला लगाना होगा। पहले मार्केट वैल्यू निकालो किसकी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका नेक्स्ट मेथड कराऊंगा। अभी इतना ही रहने देती, नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको छोड़ देते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।